Hello everyone, my name is Smith Patel. Today is our fifth lecture. In this lecture, we are going to discuss about the errors which are occurs in an instrument and their causes, and lastly we will discuss method to minimize these errors. Okay, so without wasting the time, let's go to the slide. Okay, now सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि एरर का डेफिनेशन क्या है, मतलब एरर का मतलब क्या होता है. सो सी हियर, error is defined as the deviation of a true value from the desired value. Means desired value. What is desired value? Value which we are calculating and accurate. जो वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं, जिसका एक्चुअल जो एम्पलीट्यूड है या फिर उसका जो वैल्यू है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिज़ायर्ड वैल्यू. एंड ट्रू वैल्यू इज़ द वैल्यू विच इज़ शोन बाय द इंस्ट्रूमेंट. ओके, जो इंस्ट्रूमेंट हमको वैल्यू दे रहा है उसको हम लोग ट्रू वैल्यू बोलेंगे. तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, जो डिज़ायर्ड वैल्यू है और जो एक्चुअल वैल्यू हमारा आ रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एरर बोलेंगे. ठीक है, दिस डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड डिज़ायर्ड वैल्यू. ओके, सो कभी कभी क्या होता है जब हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, सपोज़ कोई 10 एम्पियर करंट हम लोग मेजर कर रहे हैं विथ द यूज़ ऑफ एमीटर. एमीटर इज़ नथिंग बट द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू कैलकुलेट करंट. हम लोग करंट मेजर कर रहे हैं 10 एम्पियर का, तो यहाँ पे डिज़ायर वैल्यू क्या हो गई? 10 एम्पियर. बट दैट इंस्ट्रूमेंट इज़ प्रोड्यूसिंग सम एरर्स. उसमें कुछ एरर प्रोड्यूस हुए. उस एरर की वजह से जो रीडिंग हमको मिली वो आई सपोज 9.9 एम्पियर. सो एरर कितना का प्रोड्यूस हुआ? 10 एम्पियर माइनस 9.9 एम्पियर. सो टोटल एरर कितना होगा? 0.1 एम्पियर इज़ नथिंग बट द एरर. सो ये क्या हो गया? हमारा डेविएशन हो गया. डिज़ायर वैल्यू से जो एक्चुअल वैल्यू आई वो क्या, उसका डेविएशन हो गया. इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एरर बोलेंगे. ठीक है, सो दिस एरर इज़ नॉट ओनली सिंगल टाइप. क्या है? उसके बहुत सारे अलग अलग टाइप्स आते हैं. सो हम लोग स्टार्टिंग से उसको डिस्कस करते जाएंगे. पहला जो क्लासिफिकेशन है आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, रैंडम एरर, सिस्टमेटिक एरर एंड ग्रॉस एरर. ओके, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस सिस्टमेटिक एरर इन वेरी डीप मैनर. सो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, जो ग्रॉस एरर है और रैंडम एरर है उसको डिस्कस कर लेते हैं. सो व्हाट इज़ द ग्रॉस एरर? ये एक टाइप है इसका इंस्ट्रूमेंटल एरर का. ठीक है, याद रखना. विच इज़ ड्यू टू द मिस्टेक ऑन द पार्ट ऑफ द पर्सन. इसका मतलब क्या है? जब कोई पर्सन लाइक अस, स्टूडेंट्स हो सकता है, ओके, टीचर्स हो सकते हैं, या फिर कोई पर्सन जो कि एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहा है, अगर वो रीडिंग लेते टाइम कोई मिस्टेक कर देता है. ठीक है, सपोज़ हमारा नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, 10 एम्पियर करंट हम लोग मेजर कर रहे थे और कोई ऐसा मिस्टेक हो गया पर्सन से कि वो 10 एम्पियर को देखते टाइम वो 9.9 एम्पियर एज अ रीडिंग कंसिडर कर लेता है, या फिर गलती से वो रीडिंग नोट डाउन कर लेता है. तो वो क्या हो गया? एक टाइप से एरर प्रोड्यूस हो गया, क्योंकि एक्चुअल की रीडिंग क्या थी आपकी? 10 एम्पियर. उसने ली कितनी? 9.9 एम्पियर, या फिर सपोज़ थोड़ा सा ज़्यादा भी ले सकता है वो 10.1 एम्पियर. तो ये क्या हो गया? हमारा एरर जनरेट हो गया, डेविएशन हो गया ना मेन वैल्यू से. सो इस एरर को किसकी वजह से जनरेट हुआ है? वो पर्सन, मतलब जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहा है. तो उसको कौन सा एरर बोला जाएगा? ग्रॉस एरर, ड्यू टू द मिस्टेक ऑफ द पर्सन विच इज व्हेन द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म. ओके, नाउ सेकेंड एरर देखो, रैंडम एरर. अभी रैंडम एरर क्या है उसका पहले डेफिनेशन देखो. दिस परसिस्ट इवन आफ्टर द ग्रॉस एंड सिस्टमेटिक एरर्स आर रिमूव्ड. मीन्स अभी क्या होता है, अभी जो सिस्टमेटिक एरर्स है हमने अभी तक देखे नहीं है. बहुत टाइप्स ऑफ सिस्टमेटिक एरर्स हम लोग आगे देखने वाले हैं, लेकिन ग्रॉस एरर हमने देखा है. ग्रॉस एरर क्यों जनरेट होता है? ह्यूमन की वजह से. ह्यूमन जब रीडिंग लेते टाइम कुछ मिस्टेक परफॉर्म करता है तो उसको हम लोग ग्रॉस एरर बोलते हैं. ठीक है, नाउ जो रैंडम एरर है वो इननिग्लेक्टेबल है. इसका मतलब क्या है कि हम लोग कुछ भी करें, कोई भी कंडीशन हो, कुछ एरर्स ऐसे हैं
जो कि सिस्टम में होते ही है प्रेजेंट, ठीक है, उन एरर्स को हम लोग निकाल नहीं सकते। वैसे एरर्स जो है उनको रैंडम एरर्स में डाल दिया गया है। मीन्स के सपोज़ पर्सन कोई मिस्टेक नहीं कर रहा है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते टाइम, वो सब केयर ले रहा है, तो जो ग्रॉस एरर होगा वो तो निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट होते हैं सिस्टमेटिक एरर। सो हम लोग ऐसा इमेजिन करते हैं कि सिस्टमेटिक एरर्स जो है सब हमने मिनिमाइज़ कर दिए, ठीक है बच्चा। तो अभी आप सोचोगे कि हमारी जो रीडिंग है वो एक्यूरेट आनी चाहिए, पर तब भी कुछ एरर प्रोड्यूस होते हैं। उन एरर्स को क्या बोला जाता है? रैंडम एरर्स, ठीक है। जो एरर्स ग्रॉस एरर और सिस्टमेटिक एरर्स को निकालने के बाद भी प्रेजेंट रहते हैं उनको बोला जाता है रैंडम एरर्स, ओके। उसको हम लोग निकाल नहीं सकते, ठीक है। वो होते बहुत माइनर से होते हैं, ठीक है, वो एक्यूरेसी को ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं करते, लेकिन होते हैं प्रेजेंट, ठीक है ना, ओके। नाउ लेट्स सी अबाउट द सिस्टमेटिक एरर। तो सिस्टमेटिक एरर को बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला कैटेगरी है ऑब्जर्वेशनल एरर, सेकेंड कैटेगरी है इन्वायरमेंटल एरर, थर्ड कैटेगरी है इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है। पहले देखते हैं सिस्टमेटिक एरर है क्या। द सिस्टमेटिक एरर दैट ओकर्स ड्यू टू द फॉल्ट इन द मेजरिंग डिवाइसेस। देखो हम लोगों ने कंडीशंस दी है कि कब कब सिस्टमेटिक एरर जनरेट होता है, ठीक है। तो कब होता है? जब फॉल्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में ही हो, मतलब अपना इंस्ट्रूमेंट ही फॉल्टी हो, और चेंज इन इन्वायरमेंटल कंडीशंस। देखो जब एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म करते हो तो कभी कभी आप क्लासरूम में परफॉर्म करेंगे, कभी कभी लैब में परफॉर्म करोगे, हर जगह पे इन्वायरमेंट अलग अलग होता है। और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जो टेम्परेचर की वजह से उनके रीडिंग्स अलग अलग आती है, ठीक है। कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जो मॉइस्चर से भी अफेक्टेड होते हैं, ह्यूमिड इन्वायरमेंट से भी अफेक्ट हो सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, सराउंडिंग की कंडीशन भी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर इफ़ेक्ट करती है। और तब जब एरर प्रोड्यूस होते हैं उन एरर्स को कहाँ पे डाला गया है? सिस्टमेटिक एरर्स के अंदर। नेक्स्ट इज इंस्ट्रूमेंटल रीजंस और रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस आर ऑल्सो कॉल्ड एज सिस्टमेटिक एरर्स। रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस, सपोज किसी ने रॉन्ग ऑब्जर्वेशन लिया तो उसको भी हम लोग क्या कहेंगे? सिस्टमेटिक एरर। अभी आप कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि हमने पहले बोला कि पर्सन जब एरर प्रोड्यूस करता है उसको ग्रॉस एरर बोला जाता है, और अभी यहाँ पे लिखा गया है रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस आर ऑल्सो सिस्टमेटिक एरर्स। तो रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस तो ह्यूमन ही लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। जो रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस है वो ह्यूमन की गलती से नहीं आते, वो कैसे होने वाले वो आपको बताता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। लेट्स फर्स्ट डिस्कस द इन्वायरमेंटल एरर। दिस एरर्स बिकॉज ऑफ सराउंडिंग कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिड, डस्ट, वाइब्रेशंस एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इसका मतलब अगर इन्वायरमेंट के किसी भी कोई क्राइटेरिया की वजह से इंस्ट्रूमेंट के ऊपर अफेक्ट होता है, जब हम मेजरमेंट कर रहे हो किसी चीज़ का और एरर प्रोड्यूस हो, तो उसको क्या कहा जाता है? इन्वायरमेंटल एरर कहा जाता है। सो इन इन्वायरमेंटल एरर टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिड, डस्ट, वाइब्रेशन, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इनमें से किसी का भी असर हो सकता है इंस्ट्रूमेंट के ऊपर और उसकी वजह से एरर्स जनरेट हो सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड टाइप विच इज़ ऑब्जर्वेशनल एरर। ओके, नाउ ये जो ऑब्जर्वेशनल एरर है, जैसे कि हमने देखा था पिछले टाइम ग्रॉस एरर किसकी वजह से होता था? कोई ह्यूमन अगर गलत रीडिंग लेता है जानबूझ के, मतलब अगर मैं 10 एम्पियर वहाँ पे रीडिंग बरोबर दिख रही है लेकिन मैं गलती रॉन्ग रीडिंग लेता हूँ लिखते टाइम, जैसे कि 10.01 एम्पियर रीडिंग थी, 10.01 एम्पियर रीडिंग थी, लेकिन मैंने लिखते टाइम उसके जगह पे क्या कर दिया? 10 कर दिया, तो क्या हो जाएगा? एरर जनरेट हो जाएगा। तो उस एरर को बोलते थे क्रॉस एरर। लेकिन अभी यहाँ देखो ऑब्जर्वेशनल एरर कैसा है कि सपोज़ नीचे अगर आप देखोगे ध्यान से तो 3 डायग्राम दिख रही है, हर एक में रीडिंग जो है 250 वोल्ट है जो एक्चुअल रीडिंग है। लेकिन अगर कोई ह्यूमन यहाँ से खड़ा है और देख रहा है रीडिंग की ओर, तो उसको जो पॉइंटर है वो क्या दिखेगा? स्लाइटली राइट को दिखेगा। जैसे कि आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि जो रीडिंग है 250 वो पहले है पॉइंटर रिफ्लेक्शन के पास,
और जो एक्चुअल दिख रहा है, जो ह्यूमन आई को दिख रहा है, वो पॉइंटर थोड़ा सा उसके आगे दिख रहा है। तो ऐसे टाइम पे रीडिंग क्या आएगी आपकी 252 या फिर उससे ज़्यादा, मतलब 250 से ज़्यादा रीडिंग आएगी आपकी। तो ये क्या हो गया, एरर हो गया। अभी यहाँ पे गलती किसकी है, एक्चुअली एक साइड से ह्यूमन मिस्टेक कह सकते हैं, पर ये एक्चुअली क्या होता है, व्यू ऑफ रेफरेंस, मतलब आप जैसे देख रहे हो वहाँ से वो रीडिंग गलत दिख रही है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट में ऐसी अरेंजमेंट है कि अगर आप अलग अलग जगह से देखोगे तो रीडिंग अलग दिखेगी। तो वो एक एरर हो गया जो सिस्टमेटिक एरर के अंदर आता है। ह्यूमन देखते टाइम उसको कुछ और दिखता है। अभी देखो, अगर ह्यूमन एट द सेंटर खड़ा है तो उसको जो पॉइंटर है एग्जैक्टली एट द 250 दिखेगा। तो ऐसे टाइम पे रीडिंग आपकी क्या आएगी, 250 वोल्ट और एक्यूरेट होगी। लेकिन अभी अगर वो यहाँ से देखता है राइट हैंड साइड से, तो जो पॉइंटर है वो है 250 पे, लेकिन व्यू ऑफ रेफरेंस की वजह से वो पॉइंटर आपको दिखाएगा 249 या फिर 248 वोल्ट। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको रीडिंग कम दिख रही है जबकि वो रीडिंग ज़्यादा है। तो ऐसे एरर्स को क्या कहेंगे आप लोग, ऑब्जर्वेशनल एरर्स कहेंगे। ठीक है, सो ऐसे जनरेट होते हैं ऑब्जर्वेशनल एरर, जैसे कि पैरेलैक्स एरर्स इनको बोला जाता है। और नेक्स्ट सेकंड पॉइंट जो है, ऑब्जर्वेशनल एरर कब प्रोड्यूस होता है, पहला हमने देखा पैरेलैक्स एरर जो कि व्यू के वजह से होता है। आप लोग एक जगह से देखोगे तो अलग दिखेगा, दूसरी जगह से देखोगे तो अलग दिखेगा। लेकिन इनकरेक्ट मल्टीप्लाइंग फैक्टर मतलब कैसा, सपोज कोई इंस्ट्रूमेंट 2 रेंज के लिए बना हुआ हो, एक ही इंस्ट्रूमेंट है लेकिन वो अलग अलग रेंज दे रहा है। जैसे कि यही एग्जांपल ले लो, ये कितना की मेजर कर रहा है, सपोज 0 से लेके 300 वोल्ट तक मेजर कर रहा है। लेकिन वही मीटर हम लोग यूज़ कर सकते हैं 0 से लेके 600 वोल्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सेम स्केल रहेगी, लेकिन वहाँ पे एक स्केल की बजाय 2 स्केल दी रहेगी। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो हमको क्या करना पड़ता है, एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई करने पड़ते हैं। अगर आपका आंसर 250 आता है सेकेंड स्केल के रेंज में, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, तो आपका आंसर आएगा 500 वोल्ट। तो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है आपका 2। ऐसा हम लोग आगे जाके सीखेंगे कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता क्या है। ठीक है, we are going to see multiplying factor in a deep next lectures. In the next lectures, upcoming lectures, we will see how multiplying factor is used. कैसे यूज़ करने वाले हम लोग आगे जाके देखेंगे। लेकिन अभी के लिए आप जब हम लोग देखते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर हम लोग यूज़ करते हैं, अगर 2 की जगह हमने किसी और मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गलती से अगर 250 रीडिंग आई, उसको 2 मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना था, तो आंसर आता है हमारा 500 वोल्ट। लेकिन वही अगर 2 की जगह गलती से हमने 4 ले लिया होता तो हमारा आंसर पूरा का पूरा रॉन्ग हो जाता। तो ऐसे एरर्स को क्या कहेंगे आप लोग, इनकरेक्ट मल्टीप्लाइंग फैक्टर एरर्स, जो कि आता है ऑब्जर्वेशनल एरर के अंदर। तो अगर हम सोचें कि इस एरर्स को हम लोग कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, तो सीधा सा आंसर है कि रीडिंग लेते टाइम पहला जो था हमारा पैरेलैक्स एरर, कैसे हम लोग मिनिमाइज़ करेंगे कि हमेशा याद रखो, जब भी आप एनालॉग स्केल के ऊपर रीडिंग ले रहे हो तो आपको कहाँ खड़ा रहना है, लेफ़्ट राइट की सेंटर में, हमेशा सेंटर की ओर खड़े रह के रीडिंग लिया करो। मतलब ये जो पोजीशन है सेंटर वाली पोजीशन, वही पोजीशन से आप लोग खड़े रह के रीडिंग लिया करो, तो ही आपका आंसर क्या होगा, एक्यूरेट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो था इनकरेक्ट मल्टीप्लाइंग फैक्टर को आप कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हो एरर्स को, कि जब भी आप रीडिंग लेते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक विच स्केल यू आर यूजिंग। ओके, कौन सी स्केल आप लोग यूज़ कर रहे हो मेजरमेंट के लिए। ठीक है, 0 से 300 वाली इन केस के लिए, या फिर 0 से 600 वाली वोल्ट की स्केल यूज़ कर रहे हो, उस स्केल के अकॉर्डिंग आपको पहले चेक करना है कि मुझे कौन सा मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज़ करना है, और वही मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज़ करके आपको रीडिंग लेनी है। तो ऐसे में क्या होगा, आपका जो ऑब्जर्वेशनल एरर है पूरा का पूरा मिनिमाइज़ हो जाएगा। ठीक है, और ये था आपका ऑब्जर्वेशनल एरर तक का चीज़। अब लास्ट देखते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर, सॉरी माय मिस्टेक। सो इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है, द एरर्स आर कॉज ड्यू टू द मैकेनिकल स्ट्रक्चर ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ओके, सिंपल सा है कि अगर इंस्ट्रूमेंट के अंदर कुछ मैकेनिकल गड़बड़ी आ जाए, कुछ मिस्टेक हो, तो उसकी वजह से भी कभी कभी आंसर रॉन्ग आते हैं। उस टाइम पे जो एरर्स जनरेट होते हैं, उस एरर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। ठीक है, नाउ लेट्स सी कैसे कैसे एरर्स जनरेट हो सकते हैं इंस्ट्रूमेंटल में। तो सपोज़ मे बी एक इंस्ट्रूमेंट है, उसका जो पॉइंटर है वो
यूजिंग द स्प्रिंग बैक टू ज़ीरो लोकेशन पे आता है। मतलब कैसा है, जब करंट देते हैं सपोज़ पॉइंटर धीरे धीरे मूव करता है स्केल के ऊपर, ठीक है ना, सपोज़ ये स्केल है, करंट आते ही वो क्या होगा, मूव करना स्टार्ट होगा। लेकिन जब करंट निकाल देते हैं तो वो स्प्रिंग मैकेनिज़्म की वजह से वो बैक टू ज़ीरो पोजीशन आ जाता है, ठीक है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि जो स्प्रिंग है वो थोड़ी लूज़ हो जाती है, और स्प्रिंग जब लूज़ हो जाए तो जो पॉइंटर है वो एट द एंड ऑफ द कैलकुलेशन ज़ीरो पे आना चाहिए, लेकिन क्या होता है स्लाइटली अबोव द ज़ीरो रहता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इतना डिफरेंस जनरेट होगा, ठीक है। तो हमेशा जब रीडिंग लेंगे हम लोग तो क्या होता है, एरर जनरेट होता है। ऐसे एरर्स को हम लोग कौन से पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? क्या वो इन्वायरमेंटल एरर है, इन्वायरमेंट की वजह से ऐसा हुआ है? नहीं। क्या वो सिस्टमेटिक एरर है, ऑब्जर्वेशनल एरर है, वो किसी ऑब्जर्वर की वजह से ऐसा हुआ है? नहीं। वो किसकी वजह से हुआ है, इंस्ट्रूमेंट की खुद की गलती की वजह से, क्योंकि वहाँ पे स्प्रिंग लूज हो चुकी है, मैकेनिकल पार्ट का फेलियर हो चुका है। तो वैसे एरर्स कहाँ पे आते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स में आते हैं, ठीक है। लेट्स सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंटल एरर। पहला देखो, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ द डिवाइसेस। मतलब इनहेरेंट का मतलब क्या होता है, इंटरनल। इनहेरेंट मतलब इंटरनल, अगर इंस्ट्रूमेंट के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो और उसकी वजह से रीडिंग रॉन्ग आती हो तो उसमें क्या होगा, इंस्ट्रूमेंटल एरर, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ डिवाइसेस कहा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एब्यूज ऑफ एपरेटस, एरर ड्यू टू इम्प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स यूज़। ओके, कभी कभी क्या होता है कि जब इंस्ट्रूमेंट आप लोग यूज़ कर रहे हो तो वो इंस्ट्रूमेंट में स्पेसिफिकेशन में लिखा रहता है कि वो इंस्ट्रूमेंट आपको एक्यूरेट रीडिंग देगा जब उसको हॉरिजॉन्टल माउंट करोगे, या फिर इंस्ट्रूमेंट करेक्ट रीडिंग देगा जब उसको वर्टिकली माउंट करोगे, क्योंकि रीडिंग्स को इंस्ट्रूमेंट के पोजीशन के ऊपर भी बहुत मैटर्स करता है। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसको डिज़ाइन किया गया है कि वो वर्टिकल कंडीशन में ही करेक्ट आंसर देगा तो वो वहीं एक्यूरेट आंसर देगा। अगर वही इंस्ट्रूमेंट को आप क्या करोगे, हॉरिजॉन्टली प्लेस कर दोगे तो उसका आंसर चेंज हो सकता है, इसलिए कभी कभी एरर जनरेट होता है। वैसे एरर्स किस में आते हैं, एब्यूज़ ऑफ एपरेटस। एपरेटस मतलब इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इफ़ेक्ट ऑफ लोडिंग, देखो ये कैसा होता है, लोडिंग इफ़ेक्ट मतलब क्या, जब आप किसी सर्किट के अंदर अपना इंस्ट्रूमेंट ऐड करते हो, जैसे कि कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है तो वहाँ पे जब आप इंस्ट्रूमेंट ऐड करोगे तो इंस्ट्रूमेंट हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मेजरमेंट के लिए। लेकिन वहाँ पे होता क्या है कि इंस्ट्रूमेंट खुद का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसकी वजह से वो रीडिंग के अंदर कुछ चेंजेस करेगा, और वो चेंजेस एरर जनरेट करेगी, और उस एरर को कहा जाता है लोडिंग इफ़ेक्ट। ओके, लोडिंग इफ़ेक्ट, जब हम सिस्टम में अपना एपरेटस लोड करते हैं और उसकी वजह से जो एरर जनरेट होता है उसको क्या कहा जाता है, लोडिंग इफ़ेक्ट, एरर्स। ओके, गुड। नाउ नेक्स्ट, अभी देखो हमने आज क्या क्या सीखा, पहले से रिवाइज करते हैं, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द एरर्स। एरर क्या होता है, बेसिकली एरर जो था हमारा डेविएशन था डिज़ायर वैल्यू से। आपका डिज़ायर वैल्यू से जितना डेविएशन होता है उसको एरर्स कहा जाता है। फिर हमने क्या देखे, टाइप्स ऑफ एरर्स देखे, ठीक है। कौन से टाइप्स के एरर थे वो हमने देखे। उसमें हमने उसको पहले तो स्टार्टिंग में 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, ठीक है। पहला कैटेगरी कौन सा था हमारा, लेट मी शो यू दिस वन। सो रैंडम एरर्स था। रैंडम एरर्स मतलब जो एरर्स हम लोग कैसे भी करके नहीं निकाल सकते और जो सिस्टम में प्रेजेंट होते ही है। सेकंड था हमारा सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर हमने देखे जो कि इन्वायरमेंट की वजह से हो सकते थे, ऑब्जर्वर की वजह से हो सकते थे, ठीक है ना, और इंस्ट्रूमेंट की वजह से हो सकते थे। ऐसे 3 चीज़ों की वजह से हो सकते थे, और उसको हमने मिनिमाइज़ करने के तरीके देखे, ठीक है। लास्ट ग्रॉस एरर भी हमने देखा। ग्रॉस एरर क्यों होता है, टोटली बिकॉज ऑफ ह्यूमन मिस्टेक्स। जब ह्यूमन कोई मिस्टेक करता है तो उस टाइम पे जो एरर्स जनरेट होते हैं वो होते हैं आपके ग्रॉस एरर्स। ओके, so this type of 3 errors we have discussed now, and we have successfully learned about the different types of errors, cause of error क्यों होते हैं, और how to minimize it. Okay, how to minimize it. So let's just talk about minimizing terms. Okay, अभी देखो, अगर आपको ग्रॉस एरर मिनिमाइज़ करना है तो आप कैसे करोगे कि रीडिंग लेते टाइम हमेशा पूरा का पूरा कंसंट्रेशन रीडिंग्स लेते टाइम आपका एक्सपेरिमेंट में होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज़ टेक मल्टीपल रीडिंग्स। ओके, अगर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो तो सिर्फ एक रीडिंग मत लो,
एक एक्सपेरिमेंट के मल्टीपल रीडिंग्स लो, ताकि अगर कोई रीडिंग्स थोड़ी सी गलत हो जाए तो दूसरी रीडिंग्स को हम लोग क्या करेंगे, उसका एवरेज निकालेंगे, बाकी रीडिंग्स के साथ उसका एवरेज निकालेंगे और एवरेज को एज अ आंसर कंसिडर करेंगे, और जो आंसर आएगा आपका हमेशा नियर अबाउट द ट्रू वैल्यू रहेगा। तो एरर्स आप लोग निग्लेक्ट कर सकते हो ग्रॉस एरर के टर्म में। देन सेकेंड वन वॉज रैंडम एरर। ठीक है, रैंडम एरर कैसे मिनिमाइज़ करोगे? सी, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि ये एरर कभी भी मिनिमाइज़ नहीं हो सकता, क्योंकि वो थोड़ा प्रेजेंट रहता ही है और उसके कॉजेज़ जो है हम लोग पता नहीं कर पाते वो क्यों हो रहा है, तो हम लोग उसको मिनिमाइज़ भी नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये तो छोड़ ही दो, लेकिन सिस्टमेटिक एरर्स जो है वो इम्पोर्टेंट है। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशनल एरर। ऑब्जर्वेशनल एरर कैसे होता है कि अगर एक जगह से देखो कुछ अलग रीडिंग, दूसरी जगह से देखो कुछ अलग रीडिंग, तो वो कैसे मिनिमाइज़ करोगे? एकदम सेंटर से खड़े रह के स्केल के ऊपर देखो तो आपको करेक्ट रीडिंग मिलेगी। या फिर अभी के जो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिस मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट कैसे रहते हैं कि जो पॉइंटर है, पॉइंटर के नीचे जो स्केल रहती है वो मिरर रहती है, मिरर की बनी रहती है, मिरर्स की। तो मिरर हमेशा क्या करता है, पॉइंटर का रिफ्लेक्शन दिखाता है स्केल के ऊपर। वो स्केल के ऊपर जो रिफ्लेक्शन है वो हमेशा आपको करेक्ट रीडिंग ही देगा। आप कहीं से भी देखो तो आपको करेक्ट रीडिंग मिलेगी अगर वो स्केल मिरर से बनी हो। अगर नहीं हो तो आपको क्या करना है, सेंटर से खड़े रह के रीडिंग लेनी है। सेकेंड वन वॉज इनकरेक्ट मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑब्जर्वेशनल एरर में। तो उसके टाइम पे क्या करना था आपको, ठीक से देखो कि पहले रेंज कौन सी सिलेक्ट की है, रेंज सिलेक्ट की, उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर सिलेक्ट करो और उसको ध्यान से कैलकुलेशन करो। ठीक है, इन्वायरमेंटल एरर कैसे रिड्यूस करोगे? तो इन्वायरमेंटल एरर देखो कैसे रिड्यूस होगा कि आपको जब भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो तो ज़्यादा से ज़्यादा इंडोर एक्सपेरिमेंट करने की ट्राई करो, जिसकी वजह से एनवायरमेंटल इफेक्ट कम हो। जो लैब्स में हम लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं वहाँ पे जो एकदम एक्यूरेट रीडिंग लेनी है तो वो हमेशा हम लोग कैसे एटमॉस्फेरिक कंडीशन को ध्यान में लेके ही करते हैं। मतलब कि लैब्स के अंदर हमेशा देखो एयर कंडीशनिंग यूनिट्स रहता है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक कंडीशन को मैनेज किया जाता है, मॉइस्चर को मैनेज किया जाता है, ठीक है, टेम्परेचर को मैनेज किया जाता है, ताकि आपकी जो रीडिंग हो वो एकदम एक्यूरेट आए। ठीक है, तो उसके लिए हमको इन्वायरमेंटल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है इन्वायरमेंटल एरर के लिए। नाउ इंस्ट्रूमेंटल एरर बहुत टाइप थे, 3 टाइप थे। तीनों को हमको देखा कि कैसे कैसे एरर जनरेट होते हैं इनहेरेंट लिमिटेशन की वजह से। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं। मेंटेनेंस देखो, एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका पॉइंटर जो है 0 से हट के 1 पे चला गया है। एक स्केल थी जिसका पॉइंटर होना चाहिए था 0 पे, लेकिन वो हट के 1 पे चला गया। तो ऐसे में इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक स्क्रू प्रोवाइड किया जाता है, जो स्क्रू को आप लोग एडजस्ट करते हो तो वो पॉइंटर वापस बैक टू 0 पोजीशन पे आ जाता है। तो हमेशा रीडिंग लेने से पहले एक बार चेक करो कि जो आपका पॉइंटर है वो एग्जैक्टली 0 पोजीशन पे है कि नहीं है। ठीक है, तो वैसे वो एरर निकल जाएगा। इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपरली यूज़ करो। ठीक है, प्रॉपरली मतलब कैसे कि अगर वो इंस्ट्रूमेंट वर्टिकल पोजीशन के लिए डिज़ाइन किया गया है तो रीडिंग लेते टाइम उस इंस्ट्रूमेंट को वर्टिकली ही माउंट करो। अगर उसको हॉरिजॉन्टल यूज़ के लिए बनाया गया है तो हॉरिजॉन्टली ही उसको यूज़ करो। ठीक है, ओके। नाउ लोडिंग इफेक्ट, जो लोडिंग इफेक्ट है उसके लिए प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट का नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर इंस्ट्रूमेंट आप करेक्ट चूज़ करते हो तो लोडिंग एरर आप लोग मिनिमाइज़ कर सकते हो। दैट्स इट। सो this way we have learned about the different types of error and how to minimize it. Okay, in this lecture also I have made some questions available for you to solve, that is MCQ based questions. You can see it in the description section, so please check and do attempt it, because without that you will not getting any marks in the internal assessment. इंटरनल असेसमेंट के जितने भी मार्क्स हैं मैं इसी से लेने वाला हूँ। सो बी केयरफुल फॉर दैट एंड ऑलवेज अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। ओके, किसी किसी लेक्चर में नहीं भी होंगे तो उसके लिए वरी करने की ज़रूरत नहीं। जो जो लेक्चर में मैं अवेलेबल करता हूँ वो आपको अटेम्प्ट करने हैं। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। ओके।